वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो जो डाइजेशन मैनेजमेंट की क्लास हमने पहली क्लास ली थी, उस पहली क्लास में हमने कुल 10-11 MCQ किए थे। ठीक है, उसमें किए थे हमने 10 MCQ हमने उसके अंदर किए थे। आज की हम जो क्लास लेके आए हैं 10 से आगे MCQ करेंगे और उनका विशेष विश्लेषण करते हुए, एनालिसिस करते हुए चलेंगे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मैंने यह टाइप यहाँ पर ज़रूर किया है इसको इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो आज का टाइम ख़राब करे बगैर हम अपना पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि डाइजेस्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं कि डाइजेस्टर मैनेजमेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑपरेशंस, व्हाट आर दे नीडेड। ठीक है, कि कहता है कि डाइजेस्टर मैनेजमेंट के द्वारा कि जब कोई आपदा आ जाती है तो उसके द्वारा बाद क्या ऑपरेशन करने चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन, पहला ऑप्शन है रिकंस्ट्रक्शन या रिहैबिलेशन। रिकंस्ट्रक्शन होता है भाई किसी चीज़ों को पुनर्निर्माण करना, यानी दोबारा से बनवाना। रिहैबिलेशन होता है वहाँ पे दोबारा से वहाँ पर रिहैबिलेट करना, यानी लोगों को दोबारा से उनको बसाना वहाँ पर। ठीक है, और प्रिवेंटिव रिलीफ यानी मतलब एक ये कह सकते हो कि वहाँ पर थोड़ी सी रिलीफ देना। ठीक है, थोड़ी सी शांति देना लोगों को। एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्स, कि भाई एमरजेंसी में रिस्पॉन्स करना। तो ऑल, और चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑल द अबव। जब भी कुछ डाइजेस्टर मैनेजमेंट का क्या क्या काम है भाई, रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलेशंस यानी रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण, पुनर्निवास, रिलीफ शांति देना, प्रिवेंटिव रिलीफ यानी जैसे दवाइयाँ वगैरह भिजवा कर, या कुछ लोग जैसे दबे हुए होते हैं भूकंप जैसे आने की स्थिति में, बाढ़ में कुछ डूब रहे होते हैं तो उनको बचाना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स तो होता ही है भाई। ठीक है, तो ऑल द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। ठीक है, यानी सभी के सभी जो करेक्ट है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि व्हेन वाज द वेपन मास डिस्ट्रक्शंस। कल भी करवाया था भाई मैंने आपको ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी, कि जब 2003 के अंदर, ठीक है, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इराक पर हमला किया था। ठीक है, तो उस समय ये शब्द यूज किया गया था, वेपन मास डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, वेपन हथियार, मास मतलब जो डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय करने में जो यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो ये शब्द आया था 2003 में। आप इसको इंग्लिश में ही याद रखोगे। ठीक है, पूरे दुनिया में प्रचलित हुआ था भाई ये शब्द, वेपन मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी सामुदायिक तौर पर ये कह सकते हो विनाश, यानी सामुदायिक विनाश ये बोल सकते हो। हथियारों का हिंदी में लिख सकते हो आप, हथियारों का सामूहिक विनाश, सामूहिक विनाश। लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पता है कि जो अमेरिका है, आपका USA है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो बेचता है, सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है। तो भाई हथियारों का तो विनाश हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपको पता भी होगा कि भाई कितने आपके आसपास में युद्ध, देखो एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि रूस के बीच में और यूक्रेन के बीच में, ठीक है, रूस और यूक्रेन के बीच में देखो कितने दिनों से युद्ध चल रहा है। ठीक है, इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है अमेरिका। ठीक है, क्योंकि अमेरिका क्या कर रखा है, चोरी छुपे पीछे से सहायता कर रहा है, हथियार भेज रहा है यूक्रेन को। ठीक है, और अमेरिका का भाई एक ही उद्देश्य होता है, अपने हथियारों को बेचना। क्योंकि सबसे ये कह सकते हो कि रसिया के बाद जो सबसे बड़ी हथियारों की जो मंडी है ना, वो हमारी अमेरिका ही है। ठीक है, अमेरिका सबसे बड़ी है, उसके बाद रूस है। ठीक है, और रूस का फिलहाल क्या है, खुद रूस में क्या है, गृह युद्ध जैसे
जो स्थिति है वो आ चुकी है। तो उस समय किस चीज़ का यूज़ किया गया था? तो 2003 में जो शब्द यूज़ किया गया था, वेपन मास डिस्ट्रक्शन, इराक पर जब हमला किया था उस समय की 2003 की बात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि व्हाट हैपन टू द लैंड एंटिक्विटीज़। ठीक है, लैंड एंटिक्विटीज़ पर क्या होगा? ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी, स्टीप स्लोप, लैंड इरोजन विद द फॉरेस्ट इरोजन, ऑल द अबोव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑल द अबोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो वो है क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। 14 स्क्रीन पर, चलो भाई टाइपिंग एरर है, बाद में करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटीग्रेटिंग डाइजेस्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी। ठीक है, यानी जो सेंटर के ये बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन इंटीग्रेट करता है किसको? जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट, डाइजेस्टर होता है भाई आपका आपदा। डाइजेस्टर क्या होता है आपका? आपदा। आपदा मैनेजमेंट होता है आपका प्रबंधन एक्टिविटीज़ बताइए आपको। ठीक है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसकी? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन यानी आपदा प्रबंधन की जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? एनसीडीसी है आपकी। और इसको कौन इसको इंटीग्रेट यानी इसको कौन संचालित करता है? ठीक है, संचालित किस लेवल पर पूछ रहा है भाई? ये नेशनल लेवल पर पूछ रहा है, नेशनल लेवल पर, जैसे अपने इंडिया में। तो 4 ऑप्शन दिए आपको। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। भाई ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट में लगा लेना। ये आपसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट की गतिविधियां हैं उनको जो संस्था संचालित करती है वो है एनसीडीसी। कल मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और वो आपकी किसके अंडर में आती है? ठीक है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के। ठीक है, मैंने आपको कल 3 बताई थी। ठीक है, एक तो सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर बताई थी आपकी, एक फिर मैंने आपको स्टेट लेवल पर बताई थी आपको। ठीक है, स्टेट लेवल पर, और एक फिर आपको मैंने तीसरी जो बताई थी वो बताई थी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, और इसका मैंने बताया था इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होते हैं? कलेक्टर। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है ना वो इसका हेड होता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बताना है मुझे। अब मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर कर आपके लिए ये आपका कमेंट्स बॉक्स में देखना चाहूँगा इस क्वेश्चन को मैं कि भाई कौन कौन ऐसे व्यूअर हैं जो बहुत तैयारी करने के हिसाब से देख रहे हैं, जिनको तैयारी करनी है। सेंटर की जगह आपको बता देना है, लिख देना है भाई स्टेट। ठीक है, सेंटर की जगह स्टेट लिख देना है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, सेंट्रल की जगह क्या कर दोगे? स्टेट। ठीक है, आपको बताना है कि एक राज्य में, स्टेट का मतलब होता है एक राज्य में। ठीक है, राज्य में जो आपदा प्रबंधन गतिविधियां हैं, राज्य में आपदा प्रबंधन गतिविधियां हैं उसको कौन सा विभाग संचालित करता है?
ये है भाई ऑप्शन। ठीक है, ये भी आपका क्या है, डबल स्टार क्वेश्चन है। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है भाई, और जो मैंने लिखा है हिंदी में ये आपका डबल स्टार है। इसका जो आंसर है आपको किस में देना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ दोगे इसका आंसर आप, कमेंट में। ठीक है, और कमेंट में क्या लिख दोगे आप, सी लिख के आंसर लिख दोगे। सी लिख के आप क्या लिख दोगे, आंसर। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 15 का, या आप 15 लिख के, या तो 15 लिख के आंसर लिखोगे कि क्या होगा, या सी लिख के आप आंसर लिख दोगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 15 के लिए उत्तर दिया है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। यदि सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो कौन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देखती है। स्टेट लेवल पर कौन सा विभाग है वो इसको संचालित करता है, इसका आंसर कमेंट में आपको लिख के हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो पढ़िए और उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट प्रॉब्लम डज द यूनाइटेड नेशन डाइजेस्टर मैनेजमेंट टीम वर्क टू एड्रेस इन द कंट्री डाइजेस्टर। ये कहता है कि आपदा के समय जो यूनाइटेड नेशंस डाइजेस्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो कहाँ कहाँ काम करती है। कि भाई इंडिया में करती है, सिर्फ इंडिया में जब आपदाएँ आती है सिर्फ इंडिया में ही आती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, अब कर रहे हैं हम यूएन डाइजेस्टर मैनेजमेंट टीम की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, या बांग्लादेश में, या ईरान में, या सभी कंट्री में। देखिए भाई अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम है, ये दुनिया के सभी हिस्सों में जहां आपदा पड़ती है निःशुल्क काम करती है, निःशुल्क काम करती है। ठीक है, जैसे एक एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चन आया है, एक एग्ज़ाम में आपका आया एमपीएससी के अंदर पूछा गया, सिर्फ इंडिया की जगह कॉन्टिनेंट का नाम कर दिया, कंट्री की जगह क्या कर दिया, कॉन्टिनेंट। जैसे ऑस्ट्रेलिया कर दिया, यूरोप कर दिया, एशिया कर दिया, ऑल दी अबो कर दिया। ठीक है, तो चाहे कंट्री हो चाहे कॉन्टिनेंट हो, सब जगह इसका काम होता है कि भाई लोगों को सुविधाएं दे, जाकर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करे। ठीक है, ये हमारा काम किसका होता है, जो यूनाइटेड नेशन डाइजेस्टर मैनेजमेंट टीम है उसका होता है। और इसका जो कंसेप्ट आया था स्टार्टिंग में 1993 के अंदर इसका कंसेप्ट आया था, और इसका गुयाना में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से कि व्हेन द नेशनल, अब तो समझ चुके होंगे, नेशनल राष्ट्रीय डाइजेस्टर आपदा मैनेजमेंट प्रबंधन डिवीजन विभाग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नीड, व्हाट डज द डाइजेस्टर सेंड टू द अफेक्टेड एरियाज। व्हाट डज द डाइजेस्टर सेंड टू द अफेक्टेड मतलब जहाँ पर आपदा आई है, जहाँ पर डाइजेस्टर आया है, आपदा आई है। ठीक है, वहाँ क्या क्या आप ये कह सकते हो, भेज सकते हो, क्या क्या ज़रूरत। ठीक है, इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट विद सैटेलाइट टेलीफोन फैसिलिटी, क्या भेज सकते हैं, कोई ऐसा इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट होता है आपका यंत्र, ऐसा यंत्र जो सैटेलाइट टेलीफोन की फैसिलिटी के साथ काम करे। क्योंकि पता है भाई जब भी आपदा आती है तो क्या होता है दोस्तों कि वहाँ की संचार व्यवस्था ख़राब हो जाती है, बिजली ख़राब हो जाती है,
जो टावर्स है वो गिर जाते हैं। तो हम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट भेजते हैं ताकि लोगों के साथ क्या है, कनेक्टिविटी को बनाया जा सके। सेकंड, प्रोविजंस ऑफ द मेडिसिन टू द पीपल हु हैव सफर डैमेज, कहता है कि पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर दवाइयाँ, टीके, इंजेक्शन भेजने चाहिए जो पीड़ित लोग हैं उनको सहायता पहुँचाने के लिए। तीसरा है इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द असिस्टेंट प्रोग्राम, और सहायता के लिए प्रोग्राम है वो चलाने चाहिए। और चौथा क्वेश्चन है ऑल द अबव। तो भाई जब भी ऐसी स्थिति आती है कि कहीं पर भी आपदा आती है तो उन जहाँ पर आपदा आई है, जहाँ पर अफेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिवीज़न होती है, जो केंद्रीय सरकार की होती है, वहाँ ये चारों के चारों काम करेगी। वहाँ पर ऐसे इंटीग्रेटेड, ऐसे आधुनिक यंत्र भेजेगी जो सैटेलाइट के साथ टेलीफोन की सुविधा दे, जिससे राजधानी के साथ या देश के अन्य हिस्सों के साथ उनको जोड़ा जा सके, और जो पीड़ित के रिश्तेदार हैं या जानकार हैं उन तक न्यूज़ या पूरे देश तक या दिल्ली तक, राजधानी तक उस न्यूज़ को पहुंचाया जा सके। जो मेडिसिन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएंगी और सहायता प्रोग्राम चलाए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि सेवरे अर्थक्वेक इन साउथ ईस्टर्न ईरान हैज़ caused tremendous casualties and property damage. It killed 30,000 people. What day it is happened? कहता है कि कई साल पहले ये कहता है कि एक भूकंप आया। कहाँ पर आया? साउथ ईस्टर्न, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्टर्न मैंने पूर्वी, यानी दक्षिणी पूर्वी ईरान के अंदर एक बहुत ही अत्यधिक खतरनाक तूफान आया, जिसमें बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई, जिसमें लोगों की जान मान की हानि हुई। ठीक है, प्रॉपर्टी है वो, घर है वो टूट गए, और उसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 30,000 लोग मारे गए। ठीक है, लोग मारे गए। आपको बताना है कि वो किस दिन हुआ। तो समझ चुके होंगे हर एक चीज़ का अक्सर। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, 26/12/2003, 26/11/2003, 26/10 और 26/10। तो पहली बात तो तारीख तो कन्फर्म हो ही होगी। तो ये आया था आपका 26/12, ठीक है, 26 दिसंबर 2003 को ये तूफ़ान या कह सकते हो भूकंप आया था। कहाँ पर? ईरान में आया था। ईरान के किस हिस्से में आया था? साउथ ईस्ट हिस्से में आया था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। लगभग 30,000 लोग इसमें मारे गए थे और लोगों के घर सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो ये कब आया था? आपका 26 दिसंबर 2003 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि नेशनल हजार्ड्स होती है भैया हानियाँ, जो भी किसी भी आपदा के बाद जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उसको हज़ार बोलते हैं। तो नेशनल हजार्ड्स कोज्ड अर्थक्वेक, भूकंप, लैंड एक्टिविटीज, जो लैंड में जो हलचल होती है वो, स्टॉर्म, तूफान, और ऑल द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सभी से नुकसान क्या है? नेचुरल नुकसान भाई, अर्थक्वेक से भी नेचुरल है, लैंड एक्टिविटी भी, स्टॉर्म भी, मनुष्य के तो हाथ में है नहीं है। ठीक है, तो ये सब के सब नेचुरल हजार्ड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई ऐसा ज़्यादा टाइम इस पर खराब करने की बात नहीं है। जो एक्सप्लेन करने की बात होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट काइंड ऑफ डैमेज आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। कहता है कि किस प्रकार का डैमेज होती है आपकी हानि। डैमेज क्या होता है? आपकी हानि। व्हाट काइंड ऑफ डैमेज आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक आपका भूकंप से किस प्रकार का जो डैमेज होता है। ये कहता है कि लैंड मूवमेंट, ज़मीन में मूवमेंट होती है, लैंड एंटिक्विटीज, सरफेस फ्रैक्चर, ऑल द अबव। बिल्कुल भाई सभी के सभी होती हैं।
कि भी मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ का हिस्सा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद में भूकंप को डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल छोटा सा लेके चलते हैं कि हमारी ये ज़मीन का हिस्सा है, ये अंदर का ज़मीन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है भाई, एक ऐसे सेंटर बनता है, एक सेंटर, उस सेंटर की वजह से क्या होता है, इसको बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं भूकंप का। और जब इसमें बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है, जो हमारी प्लेट्स होती हैं उनमें हलचल की वजह से, तो उसमें इस प्रकार से क्या हो जाता है, एक सरफेस के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। और जिसके बाद ऐसे लावा बन के क्या है, ये भूकंप ऐसे बाहर निकलता है इस प्रकार से प्रेशर के साथ। तो जहाँ से ये बाहर निकलता है, जो ये बीच का सेंटर होता है, इसको हम एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है, एपी सेंटर। और जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ना इसके साथ, इसके पास ही होता है, और उसके बाद जो इसकी जो तीव्रता है वो कम होती जाती है, और सबसे ज़्यादा तीव्रता यहीं पर होती है एपी सेंटर पे। तो भाई भूकंप के ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है, सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपनी वीडियो क्या करते हैं, लंबी नहीं करते हैं दोस्तों, यहीं तक की रखेंगे, ठीक है, ताकि आसानी से जो आप कवर कर सको। उसके बाद मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो लेके आ जाऊँगा, कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। पहले मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन हुए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट या कुछ भी आपकी दिक्कत है तो आप मेरे को नीचे आपका कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं भाई समझ में आया होगा। और ये परीक्षा हर प्रकार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मैंने सब कुछ कवर किए हैं, और प्रीवियस ईयर्स के साथ कुछ नए क्वेश्चन भी इसी में मैंने बनाए हैं। तो ये बहुत ही शानदार श्रृंखला आपके लिए होने वाली है। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप यूट्यूब की जो हमारी ये वीडियो है, इसको आप भूकंप पढ़ाया तो भाई भूकंप ही दिमाग में है, तो भाई आप व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक पर आप क्या इसको शेयर कर सकते हो। तो भाई धन्यवाद दोस्तों। छोटे से चैनल है लेकिन ग्रो तो आप लोगों को ही करवाना है दोस्तों। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।